Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग क्या होती है, उसके क्या गोल्स होते हैं, क्या डेफिनेशन थी, इंट्रो देखा था हमने, इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग होती क्या है। उसके बाद हमने देखे थे सर्जरी के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप, किस टाइप की सर्जरी, उसके बेसिस पे उनका क्या क्लासिफिकेशन किया गया था, अर्जेंसी के बेसिस पे सर्जरी का क्या क्लासिफिकेशन किया गया था। साथ में हमने देखा था कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी फेजेज़ होती हैं। जैसा कि हमने देखा था उस समय पे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 3 फेज़ होती हैं। पहली फेज़ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, दूसरी होती है इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग और तीसरी होती है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग। तो अब हम 1 बाय 1 इन फेजेज़ को डिटेल्ड स्टडी करेंगे हमारी आगे आने वाली क्लासों के अंदर, और आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इन तीनों को डिटेल स्टडी करना। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग फर्स्ट फेज है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग पहली फेज है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की। तो हम आज फर्स्ट फेज है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, द प्री ऑपरेटिव फेज स्टार्ट व्हेन द डिसीजन टू हैव सर्जरी इज मेड एंड व्हेन द क्लाइंट इज ट्रांसफर टू द ऑपरेटिंग रूम। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग है वो फेज है जो कब स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही क्लाइंट डिसीजन लेता है कि हाँ मुझे सर्जरी करवानी है। जैसे ही ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें सर्जरी करवानी है, सर्जरी कंडक्ट होनी है, उसी समय से प्री ऑपरेटिव नर्सिंग फेज है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये एंड कब होती है? ये एंड तब होती है जब हम क्लाइंट को ऑपरेशन के लिए या कि सर्जरी के लिए ऑपरेटिंग रूम में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके वार्ड से उसको ऑपरेटिंग रूम में ट्रांसफ़र करते हैं, तब ये फेज है वो एंड हो जाती है। आई होप आपको मेरे द्वारा जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं पूरी तरह से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ द प्री ऑपरेटिव नर्सिंग। अब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग हमने देख लिया, डेफिनेशन देख ली कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग है वो कब स्टार्ट हो रही है, जैसे ही क्लाइंट डिसीजन लेता है कि हाँ मुझे सर्जरी करवानी है, वहाँ से शुरू होती है। और जब हम क्लाइंट को ऑपरेशन के लिए या सर्जरी के लिए हम क्लाइंट को कब ऑपरेटिंग रूम में भेजते हैं, वहाँ ये फेज प्री ऑपरेटिव हमारी फेज है वो एंड हो जाती है। तो अब इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान पेशेंट ने डिसीजन लिया, वहाँ से लेकर के हमने पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में भेजा। तो इस पीरियड के दौरान जो बीच में जो टाइम बचा हुआ है, उस टाइम के दौरान एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्स, हमें क्या कौन कौन से फंक्शंस करने हैं वो सब हम अब डिटेल्ड स्टडी करेंगे। 1 बाय 1 हम देखेंगे। फर्स्ट वन है इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इन्फॉर्म कंसेंट। पेशेंट से परमिशन लेना कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इन्फॉर्म कंसेंट बहुत बार इस पर बहुत सारी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अंदर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। द सर्जन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट फॉर सर्जरी। पहला क्वेश्चन इसी लाइन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन छुपा हुआ है। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेकिंग द कंसेंट फॉर सर्जरी। डॉक्टर। नर्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू टेक द कंसेंट टू ऑब्टेन द कंसेंट फॉर सर्जरी। ठीक है, डॉक्टर ही रेस्पॉन्सिबल है, नर्स का काम वहाँ पर सिर्फ विटनेस करने का होगा, न कि खुद साइन लेने का। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्जरी है और पेशेंट का ऑपरेटिव या कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा है, तो उसके लिए कंसेंट फॉर्म कौन लेगा पेशेंट से? तो कौन लेगा? जो कंसर्न डॉक्टर है, जो सर्जरी करने जा रहे हैं वो डॉक्टर खुद या उस डॉक्टर की टीम के कोई भी असिस्टेंट हैं वो लेंगे। असिस्टेंट में यहाँ पे सारे के सारे सर्जन ही होंगे, फर्स्ट सर्जरी असिस्टेंट, सेकंड सर्जरी असिस्टेंट, ठीक है, और मेन सर्जन। ठीक है, तो ये पूरी टीम होती है सर्जरी की। तो इनमें से कोई भी डॉक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है, कोई भी पेशेंट से कंसेंट ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन केस ऑफ एडल्ट क्लाइंट द इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट बी साइन बाय द क्लाइंट एज वेल एज ए लीगल गार्डियन। इस पॉइंट में सेकेंड वन पॉइंट में ये बताना चाह रहा है हमें, जो भी है एग्जामिनर हमें ये बताना चाह रहा है, सेकेंड वन पॉइंट में ये कहा गया है कि जो इन्फॉर्म कंसेंट है वो जब आप किसी एडल्ट क्लाइंट से ले रहे हो, तो उस कंसेंट पे एक तो एडल्ट क्लाइंट, जिस क्लाइंट की सर्जरी होनी है उसके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, साथ के साथ उस किसी एक लीगल गार्डियन के, उसके लीगल गार्डियन के कंसेंट होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एडल्ट में 18 साल से जो ऊपर के 18 साल से ऊपर के जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन सब को
एडल्ट बोला गया और वो खुद डिसीजन ले सकते हैं सर्जरी करवानी है या रिफ्यूज़ करना है। तो एक तो जो एडल्ट क्लाइंट है वो खुद साइन करेगा, साथ के साथ उनका लीगल गार्डियन की बात करें, हो सकता है उनके माता पिता हो, उनकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे, और साथ में मान लीजिए उनके 18 साल से बड़े बच्चे हैं जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, ठीक है, वो भी कंसेंट साइन करेंगे। मतलब कि कंसेंट साइन हो रहा है, अगर किसी एडल्ट क्लाइंट के लिए साइन हो रहा है तो दो लोग साइन करेंगे, एक तो पेशेंट साइन करेगा, साथ के साथ उसके लीगल गार्डियन। मान लीजिए पेशेंट ओल्ड एज है, ठीक है, मान लीजिए 40-60 अराउंड एज है, तो उस कंडीशन के अंदर एक तो पेशेंट खुद साइन करेगा, साथ के साथ जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है जैसे कि उसके बच्चे, वो साइन करेंगे। बच्चे इन द सेंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे जो बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं लीगल जो भी गार्डियंस है जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, ठीक है, वो साइन करके हमें कंसेंट देंगे, ठीक है। तो एडल्ट में, इन केस ऑफ एडल्ट के केस में एडल्ट, और दूसरा कौन करेगा, विटनेस के रूप में उसके लीगल गार्डियन साइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ माइनर द इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट बी साइन बाय द पेरेंट्स और लीगल गार्डियन। अब यहाँ पे आ गया है पीडियाट्रिक कंसेंट की बात हो रही है। मान लीजिए 18 पेशेंट है हमारा, 18 साल से छोटा है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के मदर एंड फादर या उसके जो भी लीगल गार्डियन है जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो हमें कंसेंट दे सकते हैं। और कंसेंट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्जन की, न कि नर्स की। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट वन है, मेंटली इल क्लाइंट हैव ए राइट टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट। मेंटली इल क्लाइंट है, वो रिफ्यूज कर सकता है ट्रीटमेंट अनटिल, कब तक, ये देखिएगा नेक्स्ट, अनटिल ए कोर्ट हैज लीगली डिटरमाइंड दैट दे आर अनेबल टू मेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ। जब तक कि कोई कोर्ट ये प्रूव ना कर दे कि हाँ ये अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकता, तब तक मेंटली इल क्लाइंट है वो ट्रीटमेंट को या सर्जरी को रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। वही अपने कंसेंट साइन करेगा जब तक कि कोई कोर्ट उसे लीगली डिटरमाइन ना कर दे या लीगली उसको करार ना दे कि हाँ ये अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले सकता। इन्फॉर्म कंसेंट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ना अपन एक क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि कंसेंट कौन साइन करेगा इन केस ऑफ पीडियाट्रिक। मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी पीडियाट्रिक सर्जरी होने जा रही है, ठीक है, कंसेंट कौन देगा, ठीक है, क्वेश्चन आ गया। कंसेंट लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। मेंटली इल क्लाइंट के लिए कौन देगा कंसेंट, तो हर लाइन के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन छुपा हुआ। साथ के साथ मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने समझाया, एक्सप्लेन किया है, ठीक है, देखिए आगे हम देखते हैं। The nurse may witness the client signing of the consent form, but the nurse must be sure that the client has understood the surgeon's explanation of the surgery। यहाँ पे भी क्वेश्चन छुपा हुआ है, देखिए इसमें ये बताया गया है कि नर्स का काम क्या है, कंसेंट लेते टाइम नर्स का काम है विटनेस करने का कि हाँ डॉक्टर ने पेशेंट को समझाया है, पेशेंट ने पूरी तरह से समझ करके उसके बाद कंसेंट फॉर्म साइन किया, ये हमें विटनेस करना है, ठीक है, ये हमें विटनेस करना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें यह बताया गया है कि जब नर्स विटनेस कर रही है उस टाइम पे नर्स को क्या करना है, ये श्योर करना है कि जो डॉक्टर ने पेशेंट या जो सर्जन ने पेशेंट को समझाया है वो पेशेंट को समझ में आ गया। मान लीजिए सर्जन ने समझाया, पेशेंट ने उस टाइम तो बोल दिया कि हाँ मुझे समझ में आ गया है सर, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया आप जो समझाना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर वहाँ से गया, जो पेशेंट है वो हमसे पूछ रहा है कि सर ने जो बताया था, जो सर्जन ने जो बताया था वो मुझे समझ में नहीं आया। तो इस केस में एक नर्स को क्या करना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए जो पेशेंट है, सर्जन ने एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन पेशेंट है वो डाउटफुल है, अभी भी अपनी सर्जरी को लेकर डाउटफुल है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स को इमीडिएटली सर्जन को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि सर्जन उसको दोबारा से एक्सप्लेन करे और पेशेंट का कंसेंट फॉर्म साइन करवा सके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नर्स यहाँ पे जिस लास्ट पॉइंट में जो बताया गया, यहाँ से भी बहुत बार जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में, इसमें जो लास्ट पॉइंट है इसमें यही बताया गया है कि हमें जब भी कंसेंट फॉर्म साइन हो रहा है उस टाइम पे हमें विटनेस करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें विटनेस करना है। साथ के साथ हमें ये देखना है कि पेशेंट, जो सर्जन ने पेशेंट को समझाया है वो पेशेंट को समझ में आया है कि नहीं, सर्जरी के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, पोस्ट ऑपरेटिव जो भी लिमिटेशंस होंगी आपकी बॉडी की या आपकी मूवमेंट्स की जो भी हैं, वो सब कुछ समझाए, वो पेशेंट को समझ में आया है कि नहीं आया, ये हमें श्योर करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। पहला पॉइंट था हमारा प्री ऑपरेटिव नर्सिंग में कंसेंट फॉर्म, उसके बाद हम बात करें न्यूट्रिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारे लिए कि हमें पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, चेक द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन
रिगार्डिंग द एनपीओ स्टेटस बिफोर द सर्जरी, रिगार्डिंग द एनपीओ स्टेटस बिफोर द सर्जरी, एनपीओ मतलब नील पर ओरल, ठीक है, और इसको बोलते हैं एनबीएम, नथिंग बाय माउथ, दोनों ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि एनपीओ एब्रीवेशन का फुल फॉर्म क्या होगा, उसका डेरिवेटिव रूप क्या होगा एनपीओ का मतलब, तो नील पर ओरल, ठीक है। तो इस पॉइंट, पहले पॉइंट में न्यूट्रिशन में पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, डॉक्टर के या सर्जन के प्रेस्क्रिप्शन को चेक करना है कि पेशेंट को एनपीओ रखना है कि नहीं रखना। साथ के साथ ये देखना है कि अगर एनपीओ रखना है तो कब से रखना है, कितने टाइम की सर्जन को रिक्वायरमेंट है, 8 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे, जो भी है वो सारा हमें, तो सर्जन के हमें एनपीओ, पेशेंट को एनपीओ रखने से पहले हमें क्या करना है, सर्जन का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है कि सर्जन कितने टाइम के लिए उसको एनपीओ रखना चाहता है। तो ये हमेशा हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एज ए इन द फेज ऑफ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग। नेक्स्ट वन है यूजुअली 6 to 8 आवर बिफोर जनरल एनेस्थीसिया एंड 3 आवर बिफोर द सर्जरी इन लोकल एनेस्थीसिया। मान लीजिए पेशेंट का कोई ऐसा प्रोसीजर होने वाला है या कोई ऐसी सर्जरी होने वाली है जिसमें पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाना है, बट इन अगर केस जनरल एनेस्थीसिया का कोई केस है जिसमें ये सर्जरी, जनरल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी होनी है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें कितने टाइम की इससे पहले, सर्जरी से 6 से 8 घंटे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को एनपीओ रख देना है। पेशेंट को 6 से 8 घंटे पहले ही बोल देना है कि आपको 8 घंटे पहले बाद, आज ये इस टाइम के बाद या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, कि आपको सर्जरी से 8 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना है। क्योंकि अगर पेशेंट अगर कुछ भी खा पी लेगा, उस कंडीशन के अंदर क्या होने के चांसेस है, जैसे ही आप जनरल एनेस्थीसिया इंड्यूस करोगे, जनरल एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के बाद क्या होगा, पेशेंट की बॉडी होगी रिलैक्स हो जाएगी, पेशेंट स्लीप में चला जाएगा, पेशेंट को पेन नहीं होगा, ठीक है, ये सारा हो गया, बॉडी रिलैक्स हो गई, मसल सारी रिलैक्स है। तो जैसे ही पेशेंट की बॉडी रिलैक्स होगी, रिलैक्स होते ही जो मसल्स हैं, गैस्ट्रिक मसल्स हैं, वो सारी रिलैक्स होंगी, और जो भी कंटेंट थे जो पेशेंट खा के आया था, ठीक है, चाहे वो आधे घंटे पहले खाया हो, 2 घंटे पहले खाया हो, 4 घंटे पहले खाया हो, ठीक है, तो वो सारे कंटेंट क्या करेंगे, एस्पिरेट होने के चांसेज हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी सर्जरी हो जिसके अंदर आपको एनल एरिया या पेरी एनल एरिया के अंदर आपको काम करना हो, तो उस कंडीशन जैसे ही मसल्स रिलैक्स होगी, हो सकता है पेशेंट स्टूल पास आउट कर दे, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो भी ऑपरेटिव फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड होने के चांसेज हैं। और अगर पेशेंट है वो एस्पिरेट कर गया तो हो सकता है पेशेंट की ऑन टेबल डेथ हो जाए। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है। तो जब भी अगर डिटरमाइन किया हुआ है, पहले से पता है कि ये सर्जरी है कि 6 से 8 घंटे में, मतलब जनरल एनेस्थीसिया में होनी है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को सर्जरी से 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट को एनपीओ रखना है। और अगर कोई सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होनी है, मतलब लोकल एनेस्थीसिया मतलब पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, रीजनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया जिसके अंदर कि पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो भी एनेस्थीसिया है वो इंड्यूस किया जाएगा, उसमें होनी है, तो पेशेंट को 3 घंटे पहले तक पेशेंट को बोलना है कि आप 3 घंटे, सर्जरी से 3 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, ठीक है। एनपीओ स्टेटस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग सर्जरी। नेक्स्ट वन है इंसर्ट एंड आईवी लाइन एंड एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एज पर डॉक्टर एडवाइस, ठीक है। अपने पेशेंट को एनपीओ रख दिया तो डेफिनेट है कि पेशेंट की बॉडी की जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो आपको इंट्रावीनस फ्लूइड्स के थ्रू पूरी करनी होगी। तो इसमें थर्ड वन पॉइंट में हमें यही बताया गया है कि इंसर्ट एंड आईवी लाइन, हमें पेशेंट को एक आईवी कैनुला लगाना है, ठीक है, और उसके थ्रू जो भी प्रेस्क्राइब्ड आईवी फ्लूइड्स हैं, जो भी प्रेस्क्राइब्ड आईवी फ्लूइड्स सर्जन ने प्रेस्क्राइब किए हैं, वो आईवी फ्लूइड्स हमें प्रॉपर अमाउंट के अंदर और प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉपर फ्लो रेट के साथ हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़ करने हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, IV cannula size should be large enough to administer blood and blood product if required during surgery। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आप वार्ड में काम कर रहे हैं, सर्जरी वार्ड में काम कर रहे हैं, प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर आप काम कर रहे हैं। प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर आपको जब पेशेंट को आप कैनुला लगा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैनुले का जो साइज़ है, जो कैनुला है उसकी साइज़ है वो ऐसी होनी चाहिए कि मान लीजिए इन केस अगर सर्जरी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को दूसरा कैनुला लगाना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि कौन सा कैनुला है जो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए काम में लिया जाता है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन सा कैनुला, क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास थी। पिछले जो टॉपिक था हमारा जो वो इसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर ही था, तो उसमें मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सा कैनुला लेना है, क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना है, इससे छोटे क्यों नहीं लेने, इससे बड़े क्यों नहीं लेने, सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो IV कैनुला साइज शुड बी लार्ज इनफ टू एडमिनिस्टर द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट इफ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सर्जरी। अगर सर्जरी के मतलब
जब आप आईवी कैनुला लगा रहे हो प्री ऑपरेटिव फेज में आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करने के लिए, तो उस टाइम पे आप वो कैनुला लगाओ पेशेंट को, अगर वो कैनुला लगाओ जो कैनुला क्या करे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को भी इजीली ट्रांसफ्यूज कर दे, जैसे कि 18 गेज का कैनुला होता है जो क्या करता है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कैनुला लगा रहे हैं प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर, तो हमें पेशेंट को हो सके वहाँ तक 18 गेज का कैनुला ही लगाना है, ताकि अगर मान लीजिए इन केस सर्जरी के अंदर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो इजीली वो ट्रांसफ्यूज किया जा सके, पेशेंट को दूसरा कैनुला लगाने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट वन है एलिमिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, पेशेंट की बावल है उसको क्लीन करना होता है सर्जरी से पहले, क्योंकि अगर आप सर्जरी से पहले नहीं करोगे तो जैसे एनेस्थीसिया दे जाए बॉडी रिलैक्स होगी, बॉडी रिलैक्स होगी तो क्या होगा, पेशेंट स्टूल यूरिन सब कुछ पास आउट कर सकता है, आपका जो फील्ड है वो कंटामिनेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें एलिमिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर। फर्स्ट वन, इफ द क्लाइंट हैव एब्डोमिनल और इंटेस्टाइनल सर्जरी देन एनिमा और लेक्सेटिव ड्रग और बोथ में बी प्रेस्क्राइब द डे और नाइट बिफोर द सर्जरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये देखिए पॉइंट ये कह रहा है कि अगर क्लाइंट की अगर आपके पेशेंट की इंटेस्टाइनल या कोई एब्डोमिनल सर्जरी या कोई इंटेस्टाइनल सर्जरी है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या करना है, एनिमा और लेक्सेटिव ड्रग्स, एनिमा और लेक्सेटिव ड्रग। लेक्सेटिव ड्रग कौन सी, जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, ठीक है। तो लेक्सेटिव ड्रग्स है, ये दोनों पेशेंट को क्या किए जाते हैं, प्रेस्क्राइब किए जाते हैं डे और नाइट बिफोर द सर्जरी। सर्जरी से या तो एक रात पहले या एक दिन पहले पेशेंट को प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, ताकि जब हम ऑपरेट कर रहे हो उस टाइम पे पेशेंट की इंटेस्टाइन है वो पूरी तरह से, पूरी बावल है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो, उसके अंदर फीकल मटेरियल ना हो, ताकि हम इजीली ऑपरेट कर पाए और ऑपरेशन के बाद जो वो आराम से है उसको हील कर सके। अगर बस वहाँ पे फूड कंटेंट आएंगे बावल के अंदर, अगर आपके जो स्टूल पास आउट हो रहा है या बावल के अंदर जो स्टूल भरा हुआ है, ठीक है, फीकल मैटर भरा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और हीलिंग है वो पुअर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इन प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर। उसमें हमें क्या करना है, पेशेंट की बावल को प्रिपेयर करना है, ठीक है। मान लीजिए किसी पेशेंट का हेमरोइडेक्टमी होनी है, हेमरोइड की सर्जरी होनी है, तो पूरी की पूरी सर्जरी है वो बावल पे होनी है, एनल एरिया के ऊपर होनी है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें अगर पेशेंट की बावल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके नहीं भेजेंगे, अगर पेशेंट को एनीमा और लेक्सेटिव नहीं देंगे, तो पेशेंट को जैसे ही एनेस्थीसिया मिलेगा पेशेंट क्या करेगा, स्टूल पास आउट कर देगा जो भी कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो डॉक्टर है जो भी कंसर्न स्टाफ है वो क्या करेंगे, वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको दिखेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि पेशेंट को लेक्सेटिव एनिमा जो भी सर्जन ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो पेशेंट को एक रात पहले या एक दिन पहले जो भी टाइम एज पर प्रेस्क्रिप्शन हमें वो फॉलो करना है। नेक्स्ट वन है द क्लाइंट शुड बी वॉइड जस्ट बिफोर द सर्जरी। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप पेशेंट को चाहे लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेट करवाने के लिए लेके जा रहे हो, चाहे इंट्रा ऑपरेट, चाहे वो जनरल एनेस्थीसिया होगा, स्पाइनल होगा, लोकल होगा, रीजनल होगा, किसी भी टाइप के एनेस्थीसिया में कोई भी सर्जरी करने जा रहे हो, प्लीज़ पेशेंट को बोलिए आप वॉइड करके आएँ, आप यूरिनेट करके आएँ, क्योंकि इससे पेशेंट है काफ़ी रिलैक्स होता है और आपको सर्जरी के अंदर वो कोऑपरेट करता है, इजीली आप अपना काम कर सकते हो। और दूसरा, मान लीजिए आप ब्लेडर एरिया के आसपास काम करने वाले हो, तो अगर आप वॉइड करवा रहे हो तो उससे क्या होगा, पेशेंट है वो, पेशेंट का जो ब्लेडर है वो इंजर्ड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ के साथ ब्लेडर अगर खाली रहेगा तो पेशेंट काफ़ी रिलैक्स फील करेगा ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है। इन केस अगर आपकी सर्जिकल प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि 2 से 4 घंटे चल सकता है, तो आप पेशेंट को कैथेटराइज भी करते हैं एज पर डॉक्टर ऑर्डर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द क्लाइंट शुड बी वॉइड जस्ट बिफोर द सर्जरी। यहाँ पे आता है कि पेशेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जब नर्स है पेशेंट को इंट्रा ऑप में भेज रही है, इंट्रा ऑप में लेके जा रहे हैं, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट काम होता है पेशेंट को वॉइड, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन चेक करने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को वॉइडिंग के लिए बोलना है कि आप प्लीज़ यूरिनेट करके आएँ। नेक्स्ट वन है सर्जिकल साइट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्जिकल साइट में देखिए, क्लीन द सर्जिकल साइट विद द माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉप एंड सॉप द नाइट बिफोर द सर्जरी एज पर डॉक्टर एडवाइस। अब किसी भी पार्ट का, यहाँ पे सर्जिकल साइट है उसको हम जैसे भी बोल सकते थे, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं यहाँ कि हम बोल सकते हैं पार्ट प्रिपरेशन, ठीक है। सर्जरी से पहले पार्ट प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ के भी मतलब जो भी सर्जरी होनी है उस सर्जरी के जो भी जिस पार्ट पे सर्जरी होनी है उस पार्ट को हमें क्लीन करना है। तो फर्स्ट वन पॉइंट सर्जिकल साइट के फर्स्ट वन पॉइंट में हमें बताया गया है कि जिस पार्ट पे सर्जरी होनी है उस पार्ट को क्या करना है,
एंटीसेप्टिक सोप से अच्छे से वॉश करना है नाइट बिफोर द सर्जरी, एक रात पहले। जैसे मान लीजिए कल सुबह सर्जरी होने वाली, तो आज रात को हमें क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर या जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर है वो परफॉर्म होना है, उस पार्ट को हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ या एंटीसेप्टिक सोप के साथ धोना है। ठीक है, ठीक है, वॉश करना है, डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सवाल आ सकता है कि सर्जिकल साइट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या लेंगे, तो एंटीसेप्टिक सोप काम में लेंगे, ताकि वहाँ की जो स्किन के जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिस्ट्रॉय हो जाएं और हम इजीली ऑपरेट कर पाएँ और इन पेशेंट पे इंसिजन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे कम हो। नेक्स्ट वन देखिएगा, शेव द ऑपरेटिव साइट एज प्रेस्क्राइब। ठीक है, तो जैसे ही अब पर्टिकुलर पार्ट है जिस पार्ट पे सर्जरी होनी है, तो उस पार्ट को हमें क्या करना है, अच्छे से सेव करना है, वहाँ के हेयर्स को हमें रिमूव करना है, उसके बाद हमें एंटीसेप्टिक सोप के साथ उसको वॉश करना है एक रात, सर्जरी से एक रात पहले, ताकि स्किन है वो अच्छे से प्रिपेयर रहे और साथ में हम आराम से ऑपरेट कर पाएँ और वुंड इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो मिनिमाइज हो सके। नेक्स्ट वन है नोट, इंपॉर्टेंट है, हेयर ऑन द हेड एंड फेस शुड बी शेव्ड ओनली इफ प्रेस्क्राइब। इसमें ये बताया गया है कि हेयर ऑन द हेड एंड फेस, सर और फेस के जो भी हेयर्स हैं उनको अगर ज़रूरत हो तो ही सेव करना है, वरना हमें शेव नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए कोई सिख है, सिखों के अंदर क्या होता है, वो शेविंग भी रखते हैं, मतलब ब्रेड भी रखते हैं और हेयर्स भी रखते हैं। अगर किसी सिख की हेड एंड फेस की कोई सर्जरी होनी है तो ही आप उसके हेयर्स को रिमूव कीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो हेयर्स हैं वो उसकी रिलीजियस बिलीव्स के साथ जुड़े हुए हैं, और एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पेशेंट के कभी भी रिलीजियस बिलीव को हर्ट नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे, हैम्पर नहीं करेंगे। तो इस नोट लिख के इस रेड कलर के अंदर जो बताया गया है वो इम्पोर्टेंट है। वो ये बताया गया है कि हेयर और फेस पे अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म होना है तो ही हमें हेड एंड फेस के हेयर्स को रिमूव करना है, वरना हमें कोई उनको रिमूव नहीं करना है। ठीक है, अगर प्रेस्क्राइब है डॉक्टर के द्वारा तो ही हमें वो चीज़ें परफॉर्म करनी है, वरना नहीं करनी है। नेक्स्ट वन है प्री ऑपरेटिव एजुकेशन टू द क्लाइंट, कि अब मान लीजिए ये सारे काम कर लिए, हमने कंसेंट भी ले लिया, पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी देख लिया, एनपीओ रख दिया, उसके बाद हमने आईवी फ्लूइड चला दिए, एलिमिनेशन में हमने देखा कि डॉक्टर ने एडवाइस किया था लैक्सेटिव देनी है, तो हमने पेशेंट को एक रात या एक दिन पहले सर्जरी के एक रात या एक दिन पहले हमने क्या किया, लैक्सेटिव दे दिया। लैक्सेटिव देने के बाद हमने क्या किया, पेशेंट को वॉइड वगैरह के लिए बोल दिया है। ठीक है, साथ के साथ हमने क्या किया, सर्जिकल साइट को अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, सबसे पहले वहाँ के हेयर्स को रिमूव कर दिया जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर सर्जरी होनी थी, साथ के साथ हमने उसको अच्छे से उस एरिया को हमने क्या किया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ हमने उसको वॉश कर दिया। ठीक है, अब वॉश करने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, किसके बारे में, कि प्री ऑपरेटिव टीचिंग करनी है, पेशेंट को समझाना है कि अब क्या क्या रहना है, कैसे रहना है। ठीक है, तो आइए हम वन बाय वन हमारे टॉपिक्स को देखते हैं। फर्स्ट वन है इन्फॉर्म द क्लाइंट टू नोटिफाई द नर्स इफ द क्लाइंट एक्सपीरियंस एनी पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। हमें सबसे पहली एजुकेशन या हमें सबसे पहले पेशेंट को बताना है कि अब आप ऑपरेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऑपरेशन करके वापस यहाँ पे आएंगे, तो आपको जब भी कोई पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद या सर्जरी के बाद आपको कोई अगर पेन होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी पेन होता है, तो आप नर्स को बताएंगे, आप हमें बताएंगे। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जो भी पेन होता है उसके बारे में आप हमें बताएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि कई बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन, जैसे मान ली कोई भी सर्जरी हो रही है, उसके अंदर अगर पेन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें पेन से हमें इंडिकेशन मिलता है कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर पेशेंट बार बार पेन की कंप्लेन कर रहा है, कुछ पेन तो होगा कि आपने ऑपरेट किया, सर्जिकल इंसिजन बनाए हैं आपने, तो उससे पेन होगा, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें सतर्क होना पड़ेगा। ठीक है, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि पेशेंट को कोई और कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो गया है। तो यहाँ पे हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको जब भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर आपको कोई पेन हो, तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म, एज ए नर्स हम उस पेन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। नेक्स्ट वन है डेमोस्ट्रेट द यूज़ ऑफ पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप इफ़ प्रेस्क्राइब। हमें उसके बाद क्या करना है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप। ठीक है, डेमोस्ट्रेट, उसके बाद उसका यूज़ बताना है। ठीक है, कि आप इस एनाल्जेसिया पंप का आप यूज़ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ है कैसे पेशेंट उसका यूज़ करेगा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, हमें क्या करना है, पेशेंट को वो चीज़ बतानी है।
ठीक है। और एनाल्जेसिया पम्प्स के अंदर क्या होता है, एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है, जैसे जैसे पेशेंट है उसको जैसे ही पेशेंट पेन को फील करता है तो पेशेंट अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करता है, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग फ्लो रेट होती है उसके अंदर मेडिकेशन की। तो पेशेंट को हमें पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे उसको सारा यूज़ उसके, ठीक है, कैसे उसको चलाना है, वो सारा हमें पेशेंट को सिखाना है प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ही, पोस्ट ऑपरेटिव में नहीं सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है एजुकेट द क्लाइंट अबाउट द यूज़ ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक दैट आर यूज टू रिलीव पेन, टू रिलीव पोस्ट ऑपरेटिव पेन आर नॉट मेक द क्लाइंट एडिक्ट टू देम। अब यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एडवाइस करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो काफ़ी सीवियर होते हैं, ठीक है, काफ़ी डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर ओपियोइड एनाल्जेसिक दिए जाते हैं ताकि पेशेंट का पेन को कम किया जा सके, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट है वो कई बार ऐसे हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजियस हो जाते हैं कि आप मुझे ओपियोइड एनाल्जेसिक दे रहे हो, अगर मुझे इस ओपियोइड एनाल्जेसिक की वजह से कोई एडिक्शन हो गया, तो मान लीजिए एडिक्ट हो गया मैं इस चीज़ के लिए, मुझे बार बार इसकी ज़रूरत पड़ रही है, हाई डोज में इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि हम जो भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यूज करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करने के लिए, उनसे आप एडिक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डोज अमाउंट के अंदर ही एक पर डॉक्टर की एडवाइस और पर्टिकुलर डोज के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करेंगे। तो वो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आपको हैबिचुअल नहीं बनाएंगे। तो ये हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, जिससे पेशेंट की जो एंजाइटी है अबाउट द पेन और एडिक्शन, ओपियोइड एडिक्शन की वजह से, ओपियोइड एडिक्शन के बारे में और साथ के साथ पोस्ट ऑपरेटिव पेन है उनके बारे में, उसकी एंजाइटी कम हो, क्योंकि सर्जरी का नाम सुनते ही सबसे पहले यही आता है कि दर्द होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि हम आपके पेन को, पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कंट्रोल कर के रखेंगे, साथ के साथ आपको एडिक्शन से भी बचा के रखें, जिससे पेशेंट की क्या होगी, एंजाइटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द नॉन इन्वेसिव टेक्निक ऑफ द पेन रिलीफ सच एज रिलैक्सेशन, डिस्ट्रैक्शन, टेक्नोलॉजी। पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि जो भी कुछ ज़रूरी नहीं है हम सारी चीज़ें मेडिसिन से ही करें, ठीक है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें कम से कम मेडिकेशंस का यूज करते हुए, कम से कम फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का यूज करते हुए हमें पेशेंट को अच्छी से अच्छी, बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। तो इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि मेडिकेशन के थ्रू या जो भी एनाल्जेसिक है उनके थ्रू हम आपके पेन को कंट्रोल करेंगे, साथ के साथ आप पेन को, अपने पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन, डीप ब्रीथिंग वगैरह होगी, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन, कि आप कुछ पढ़ने लग जाओ, कुछ मूवी देखने लग जाओ, ठीक है। पेशेंट को डिस्ट्रैक्शन के लिए जो भी सोर्सेज चाहिए वो सोर्सेज नर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो कॉमिक्स पढ़ रहा हो, न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाए, टीवी देख रहा हो, ये सारी चीज़ें पेशेंट को क्या करेंगी, पेशेंट का जो पेन हो रहा है जो उस साइड से, सर्जिकल साइड से उसके ध्यान को हटाएंगी, उस पेन वाली जगह से उसके ध्यान को हटाएंगी, और जो सामने जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, जैसे कि कोई टीवी चल रहा है, न्यूज़पेपर है, कॉमिक्स होगी, कुछ भी होगा, या मोबाइल यूज़ कर रहा होगा, उस पर जाएगा तो पेशेंट को पेन है वो फील कम हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट का जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, कहाँ से, सर्जिकल साइट के पेन से डिस्ट्रैक्ट होकर के वो दूसरी साइट पे चला गया, जिससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर कम से कम पेन फील होगा। नेक्स्ट वन, द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू नॉट स्मोक एटलीस्ट 24 आवर बिफोर द सर्जरी। कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं वो बिना स्मोकिंग के बिल्कुल नहीं रह सकते, फुल्ली एडिक्ट हो चुके हैं, उनको आप कितना ही मना करो वो नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो उनको हमें बताना है, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि सर, मैडम, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि आप प्लीज़ सर्जरी से 24 घंटे पहले स्मोकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं, ठीक है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें कम से कम आप 24 घंटे, सर्जरी से 24 घंटे पहले आप स्मोक मत कीजिए। तो हमें स्मोकिंग के बारे में पेशेंट को एडवाइज करना है, स्मोकिंग, डू नॉट स्मोक के बारे में हमें पेशेंट को एडवाइज करना है। नेक्स्ट वन है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कफिंग टेक्निक्स, यूज ऑफ स्पायरोमेट्री इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द निमोनिया एंड एटिलेक्टेसिस। मोस्ट कॉमनली मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल सर्जरी या अपर एब्डोमिनल सर्जरीज होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट जब भी रेस्पिरेशन करता है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या होता है, पेन फील होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, साथ के साथ कफिंग टेक्निक्स। पेशेंट जब
अपर एब्डोमिनल सर्जरी या कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है, उसके अंदर अगर लार्ज इंसिजन लिया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट जब भी खांसी करने की कोशिश करता है, कफिंग करने की कोशिश करता है, तो पेशेंट को क्या होता है, पेन फील होता है। तो उस पेन को वो क्या करता है, उस पेन को वो पेन से बचने के लिए वो खांसी भी बंद कर देता है, ठीक है। कोशिश करता है कि उसे कम से कम कफिंग की ज़रूरत पड़े। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को कफिंग टेक्निक्स कि हाँ आप इस तरीके से अपने आप को क्लियर कर सकते, कफिंग क्यों हो रही है, अपने एयरवे को क्लियर करने के लिए, ठीक है। ब्रीथिंग, एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बता सकते हैं जिससे वो रिलैक्स फील करेगा। साथ के साथ हम पेशेंट को बताएंगे यूज ऑफ स्पायरोमीट्री इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, कि आप पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर स्पायरोमीट्री लीजिए। ये सारी टेक्निक्स हमने क्यों बताई हैं, ये सारी टेक्निक्स हमने इसलिए बताई हैं क्योंकि एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो होता है एटिलैक्टेसिस। तो एटिलैक्टेसिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारी टेक्निक्स यूज़ करनी है। कौन कौन सी, डीप ब्रीथिंग, कपिंग टेक्निक और स्पायरोमीट्री, ये सारी चीज़ें। इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जो कि नॉर्सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा और नोट कीजिएगा कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्यों देनी है, एटिलैक्सिस को प्रिवेंट करने के लिए। कपिंग टेक्निक्स क्यों बतानी है, एटिलैक्टेसिस निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। स्पायरोमेट्री एटिलैक्टेसिस को प्रिवेंट करने के लिए करना है, ठीक है। हो सकता है कि सीधा सीधा सवाल आ जाए कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, और उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कौन कौन सी टेक्निक्स काम में ली जाती है। तो इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड। नेक्स्ट वन है, एजुकेट द क्लाइंट अबाउट द लेग एंड फुट एक्सरसाइज इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड टू प्रिवेंट द वेनस स्टेसिस ऑफ ब्लड एंड फैसिलिटेट द वीनस ब्लड रिटर्न। ये भी हमें बताना है। मान लीजिए किसी पेशेंट की फ्रैक्चर रिपेयर हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, TKR या टोटल नी रिप्लेसमेंट या कोई भी नेल हुई है, जो भी सर्जरी हुई है, लोअर लिम्ब की जो भी सर्जरी है, उसके अंदर क्या होगा, पेशेंट अपने लेग की मूवमेंट्स को कम कर देता है, क्योंकि लेग की मूवमेंट्स करने से उसको क्या होगा, पेन होगा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर। हमें पेशेंट को क्या बताना है, लेग और फुट एक्सरसाइज के बारे में बताना है, ठीक है। लेग एंड फुट एक्सरसाइज के बारे में पेशेंट को हमें बताना है, ताकि लेग एंड फुट एक्सरसाइज करके पेशेंट का जो वीनस स्टेसिस है, आप मूवमेंट नहीं करोगे तो ब्लड है वो भी पूरी तरह से मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगी तो ब्लड है वो अपर बॉडी के अंदर वापस बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा, हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर लेग एंड फुट एक्सरसाइज करनी है, ताकि वेनस स्टेसिस को हम प्रिवेंट कर सकें। वीनस स्टेसिस होगा तो क्या होगा, थ्रोम्बस बनने के चांसेस हैं, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उनके होने के चांसेस हैं, और वीनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लेग एंड एक्सरसाइज के थ्रू हम क्या करेंगे, वीनस रिटर्न को इंप्रूव करेंगे, ताकि वेनस स्टेसिस को रोकें, और जो भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर्जरीज के लोअर लिम्ब के, उनको हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, और पेशेंट को, ठीक है, बेटर केयर प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट वन है, educate the client about the any invasive devices that may be needed after surgeries, such as NG tube, catheter, drain bag, epidural catheter और subclavian line। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हमें पेशेंट को प्री ऑपरेटिव पीरियड के दौरान ही हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि सर हो सकता है कि आपको सर्जरी के बाद कुछ ऐसे ट्यूब हैं, ड्रेन हैं, एपिड्यूरल जैसे एनजी ट्यूब लग सकती है, लगानी पड़ सकती है, क्योंकि हमें इस तरीके से आपको फूड देना होगा। जो भी मतलब जो भी उसका पर्पज हो, उसको हमें जो भी पर्पज होगा पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़ करने का, उसको हमें क्या है पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ताकि पेशेंट की एंजाइटी वो दूर हो सके। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए पेशेंट बेहोशी से उठे, पेशेंट एनेस्थीसिया से उठे और वो देखे कि ये भगवान ये क्या मेरे को पूरे के पूरे को तार में और इतने ट्यूब्स में बांध रखा है इन लोगों ने। तो ऐसी एंजाइटी ना हो, उसके लिए हम पेशेंट को बताना है कि हो सकता है हम एनजी ट्यूब यूज़ करें, हो सकता है हम आपको ड्रेन बेग लगाएंगे, ठीक है। जो भी रेजिडुअल जो भी ब्लड बचेगा वहाँ पे सर्जिकल साइड पे जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को जो भी कलेक्शन को ड्रेन करने के लिए हम ड्रेन बेग लगा सकते हैं, कैथेटर लगाएंगे, एपिड्यूरल कैथेटर लगा सकते हैं हम पेन को कम करने के लिए, और सबक्लेवियन लाइन यूज़ कर सकते हैं आपको फ्लूइड वगैरह मेडिकेशन वगैरह एडमिशन करते हो। इन सब के बारे में हमें पेशेंट को प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ही एजुकेशन देनी है, ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी है उसको हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, और पेशेंट को बेटर फील करवा सकें, बेटर नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड करवा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को प्री ऑपरेटिव फेज के दौरान ही हमें बतानी है। नेक्स्ट वन है, एक्सरसाइज इज नीडफुल ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। की पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको यूज़ करके हम पेशेंट को बेटर नर्सिंग के लिए, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बचा सके। वो सारी एक्सरसाइजेज के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट वन, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कफिंग एक्सरसाइज होती हैं, उनसे हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। साथ के साथ देखिए
इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से हम पेशेंट को, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है उसका यूज़ करके हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। लेग एंड फुट एक्सरसाइज वीनस स्टेसिस को प्रिवेंट करेंगे और ब्लड रिटर्न को, अपर बॉडी के अंदर ब्लड रिटर्न को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। साथ के साथ स्प्लिंटिंग द इंसिजन की, इंसिजन है उसको कैसे आपको स्प्लिंट करके रखना है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, वो सारा हम बता एक्सरसाइज के अंदर या इस यूनिट के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज टू बी कंटिन्यू। ये आज की क्लास के लिए इतना ही। जो भी अभी एक्सरसाइजेज हमने नाम देखे हैं, उनकी हेडिंग्स देखी हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे जो भी कंटेंट्स हैं, ये सारे जो भी कंटेंट्स हैं वो आपकी नॉर्सेट, KGMU, NHM राजस्थान, UPPSC, इन सब एग्ज़ाम्स की, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और आपकी जो तैयारी है उसको ये फाइन करने में आपकी मदद करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए ताकि आपके कलीग्स, बेस्ट फ्रेंड्स की क्या हो सके तैयारी है वो भी अच्छे से शाइन कर सके, फाइन बना सकें। थैंक यू सो मच।